जुबली झनकार के अंतर्गत विविध भारती के स्वर्ण जयंती के अवसर पर प्रसारित किए गए कार्यक्रमों में से ये कार्यक्रम आपको सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं। आप सुन रहे हैं विविध भारती। विविध भारती की स्वर्ण जयंती पर एक सालाना जलसा। हर हफ्ते बीते हुए लम्हों को फिर ढूंढ लाने का नायाब मौका। विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। श्रोता मित्रों नमस्कार। कहते हैं हंसते रहने से बनती है सेहत, मन हो जाता है हल्का फुल्का, मुस्कुराने से महकता है मिजाज, बोझ उतर जाता है दिल का, है ना। आइए आज स्मृतियों की स्वर्ण मंजुषा से उठा लेते हैं विविध भारती के वो कार्यक्रम। बस सुनते जाइए, मूड बन जाएगा। ये हास्य वार्ता है, शीर्षक महाशय मूड, आलेख डॉक्टर श्याम सुंदर व्यास का, स्वर ब्रिजेंद्र मोहन का। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर केंद्र की भेंट। विविध भारती से इसका प्रसारण 28 अक्टूबर 1961 को हुआ था। माया के बाद संसार को अपने इशारों पर नचाने वाले महाशय मूड से आज कोई भी अपरिचित नहीं है। महाशय मूड का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, ये खोज का विषय है। फिर भी जिन पंच तत्वों से उनका निर्माण हुआ है वे बड़े विचित्र हैं। मर्जी, मस्ती, मौज, मस्तिष्क और मन, इन पांचों मक्कारों के मिक्सचर से महाशय मूड का निर्माण हुआ है। मूड महाशय प्रसिद्धि के पर लगाकर आज हवा से बातें कर रहे हैं। आज वे सबके सिर पर सवार हैं। ये महानता उन्हें एकाएक प्राप्त नहीं हुई। कवियों ने काव्य की कमनीयता प्रदान कर उन्हें पाला पोसा है। संगीतज्ञों ने स्वरों के आरोह अवरोह के साथ उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी की है और कलाकारों ने अपनी सतरंगी कल्पना के पंख प्रदान कर उन्हें उड़ना सिखाया है। अपने इस प्रख्यात शिष्य का परिचय जगत से कराने का श्रेय भी इन्हीं कलाविदों को है। इसीलिए मूड महाशय पहले इन्हीं लोगों के पास आसन जमाए रहते थे। मगर मूड महाशय की महत्वाकांक्षा जगत व्यापी बनने की थी, अतः उन्होंने सरगम के स्वरों की तरह सरकना प्रारंभ कर दिया। मूड महाशय कोई मामूली आदमी तो थे नहीं, बड़े नाज नखरों से पले थे। इसलिए नाज नखरे वालों का साथ ही उन्हें ज्यादा अच्छा भी लगा। उनका पहला धावा लोगों के और खासकर पढ़े लिखे लोगों के घरों पर हुआ। हर श्रीमान जी को उनकी श्रीमती जी ने मूड महाशय से परिचित करवाया और हर श्रीमान जी ने इन्हें अपने दत्तक बेटे की तरह पालने का प्रयत्न किया। इस लाड़ प्यार ने मूड महाशय को तुनक मिजाज बना डाला। कभी तो ये बीन की तरह मधुर रहे और कभी टीन की तरह कर्णकटु बन गए। कभी चांदनी की तरह खिलते और कभी बिजली के बल्ब की तरह फ्यूज भी हो जाते। हालत ये हुई कि मूड है तो मिट्टी भी मिश्री हो गई, मामला बेमूड रहा तो बाहर भी खिजा बन गई, सीर खाक हो गई, गुड़ गोबर हो गया। कहा जाता है कि नादान की दोस्ती जी का जंजाल बन जाती है। ज्यादा मीठा होता है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। भरोसे की भैंस पाड़ा जनती है। विश्वास का आदमी आस्तीन का सांप बन जाता है। मुख से राम कहने वाला बगल में छुरी लेकर चलता है और दगाबाज अक्सर दुगना नमता है। दुनिया की इस दुरंगी नीति का असर मूड महाशय पर भी पड़ा और इन्होंने जिस थाली में खाया उसी में छेद करना शुरू कर दिया। जिस डाल पर बैठे उसे ही काटने लगे। जो इनके चक्कर में फंसा वो पूरा चक्रम बन गया। सदा मुस्कुराने वाले मुंह लटकाकर बैठने लगे और खाते कमातों को सांप सा सूंघ गया। दुनिया की इस सारी दुर्गति का दोष अगर मूड महाशय के मत्थे मढ़ दिया जाए तो अन्याय ही होगा। स्वाति की बूंदों में अंतर नहीं होता, मगर यदि वो सर्प के मुख में गिरती है तो जहर बन जाती है, सीप में गिरती है तो मोती बनती है, कदली पर गिरती है तो कपूर बन जाती है। हर चीज हर आदमी के लिए उपयोगी नहीं होती और हर आदमी हर चीज के लिए उपयोगी नहीं होता।
इसलिए मूड महाशय भी हर आदमी के सच्चे साथी साबित हों ये जरूरी तो नहीं है। गृह लक्ष्मियां अगर मूड के चक्कर में रहीं तो घर के चूल्हों पर मुहर्रम छा जाएगा और घर के लोगों का पेट चूहों के दंड बैठक लगाने का अखाड़ा बन जाएगा। मजदूर अगर मूड के फेर में रहा तो फाके कशी के फेर में पड़ जाएगा। व्यापारी अगर मूड की चाशनी चाटने लगा तो घर की पूंजी चाटने के सिवाय अन्य चारा नहीं रहेगा। छटाक भर की जान मन भर का बोझ नहीं लाद सकती। मामूली आदमी के लिए मूड महाशय उतने ही महंगे हैं जितना कौड़ियों के लिए कोहिनूर। मगर इस छोटी सी बात को समझने के मूड में शायद दुनिया ही नहीं है। मूड महाशय की मित्रता ने शायद सभी की अकल मोटी कर दी है। संतों को बौराए जगत की बात बताने वाली कबीर आज नहीं रहे, वरना महाठगनी माया की तरह उन्हें आज महान ठगराज मूड महाशय की महिमा का बखान करना पड़ता। उन्हें अनुभव होता कि मूड महाशय ने गिरगिट से रंग बदलने की कला सीखी है, इसलिए ये त्रिगुणात्मक ही नहीं अनेक रंगात्मक हैं। इन्होंने हिरन से चौकड़ी भरना सीखा है, अड़ियल बैल से अड़ना सीखा है और खर से दुलत्तियां झाड़ना। जब ये चौकड़ी भरने के मूड में रहते हैं तो आदमी सर सर काम करता है, खिल खिल हंसता है, फर फर उठता है। और जब ये अड़ने के मूड में होते हैं तो आदमी का सारा उत्साह लूले कपड़े की तरह लटक जाता है, खुशी भटक जाती है, चैन सटक जाता है। और जब इन मूड महाशय पर खरता सवार होती है तो क्या नहीं होता। घरों में बर्तन बजते हैं, पीढ़े बजते हैं, वेद वाक्यों का आदान प्रदान, रुदन गान सभी कुछ होता है। घर बाहर दफ्तर बाजार चारों ओर बिना टके का तमाशा हो जाता है। राम गुसाई की तरह मूड महाशय भी अब जगत को कठपुतली की तरह नचाने लगे हैं। जिसे देखिए वही मूड के इशारों पर नाच रहा है। और अब ईश कृपा ही नहीं, मूड कृपा का भी मुंह ताका जाता है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश अब हरि के हाथ ही नहीं, मूड महाशय के हाथ भी रहने लगा है। राम से मर्यादित, परशुराम से कुपित, ध्रुव से अटल और दुर्वासा से क्षोभित हो जाने वाले इन मूड महाशय से पार पाना सहज नहीं है। ठगनी माया की नकेल तो भक्ति के हाथों ने थाम ली थी, मगर मूड महाशय की नकेल कौन थामेगा। शायद इस बात का निर्णय करने के लिए भी विधाता को किसी गहरे मूड में विचार करना पड़ेगा और संभवतः सभी कांटों से कांटा निकल जाए, लोहे से लोहा कट जाए। अब सुनिए रोचक लोकोक्तियां। लेखक कृष्णानंद गुप्ता, स्वर ब्रजेंद्र मोहन का। विविध भारती से प्रसारण हुआ था 10 अक्टूबर 1961 को। प्रोग्राम एक्सचेंज यूनिट द्वारा प्राप्त यह कार्यक्रम सुनिए रोचक लोकोक्तियां। लोकोक्तियों की ओर साधारणतः हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। हम उन्हें तुच्छ ग्रामीण वाक्य खंड समझकर प्राय उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। परंतु सहानुभूति पूर्वक उनके प्रति अग्रसर होकर यदि हम उनके वास्तविक आशय को समझने की चेष्टा करें और उनकी गहराई में प्रवेश करके उनके मर्म को टटोलें तो उसमें हमें भाषा, साहित्य, इतिहास तथा समाज शास्त्र संबंधी अनेक रोचक तथ्य हमारे हाथ लग सकते हैं। यहाँ हम कुछ रोचक उदाहरण आपके सामने रखते हैं। मरी बछिया बामन के नाम। हम कह नहीं सकते कि ये कहावत आपने सुनी है अथवा नहीं। इसकी उत्पत्ति के संबंध में लोक में जो कथा चलित है वो इस प्रकार है। किसी व्यक्ति की बछिया जंगल में खो गई, बहुत ढूंढी नहीं मिली। अंत में वो उसे मरा हुआ समझकर निराश होकर बैठ गया। संयोग से उसके कुछ दिनों पश्चात ही वो बीमार पड़ने लगा। तब अंत समय अपने परलोक के मार्ग को प्रशस्त करने के उद्देश्य से उसने वही खोई हुई बछिया ये कहकर ब्राह्मण को दान में दे दी कि मिल जाए तो तुम्हारी, अन्यथा भगवान के यहां तो गई ही। कहते हैं कि तभी से ये कहावत लोक में चल पड़ी कि मरी बछिया बामन के नाम। विद्वान शत्रु अच्छा, ये जातक की गाथा है, अर्थात कम से कम 2000 वर्ष पुरानी सूक्ति या लोकोक्ति। एक बढ़ई बैठा हुआ लकड़ी छील रहा था। इतने में उसकी गंजी घुटी खोपड़ी पर एक मच्छर आकर बैठ गया और काटने लगा। वहीं उसका पुत्र बैठा हुआ था। उसने मच्छर भगाने के लिए कहा। लड़के ने यह कहकर कि पिताजी अभी भगाता हूं, कुल्हाड़ा उठा पिता की पीठ की ओर खड़े होकर मच्छर को मारा, जिससे बढ़ई का सिर फट गया और वो मर गया। उसी समय बोधिसत्व घूमते घामते वहां पहुंचे और ये कर्म देखकर उन्होंने ये गाथा कही।
अर्थात बुद्धिमान शत्रु भी अच्छा है, मूर्ख मित्र अच्छा नहीं। यही वाक्य उर्दू में है, नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा। फिर ऐसी भी लोकोक्तियों का अभाव नहीं जो केवल हिंदी में ही नहीं अपितु देश की अन्य भाषाओं में भी विभिन्न रूपों में प्रचलित हैं और जिनकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न स्थानों में विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं। इस प्रकार की लोकोक्ति का एक रोचक उदाहरण है कां राजा भोज कां गंगा तेली। कहा जाता है कि एक बार त्रिपुरी नरेश गांगेय देव ने तेलंगाने के राजा को साथ लेकर धार के भोज पर चढ़ाई की, परंतु हार गया। तब तो धार के निवासियों के घमंड की सीमा न रही। वे कहने लगे, कहां राजा भोज, कहां गायन तेलंगाना। उसी का अपभ्रंश होकर कहां राजा भोज कहां गंगूतेली हो गया। परंतु इस लोकोक्ति का बुंदेलखंडी रूप है कहां राजा भोज कहां ठूठा तेली। और उसके संबंध में यह कथा कही जाती है कि गंगा नाम का एक राजा था जिसके राज्य पर भोज ने अधिकार कर लिया और साथ ही उसके हाथ पैर काटकर उसे जंगल में छोड़ दिया। एक तेली उसे उठा ले गया और कोल्हू चराने पर रख लिया। कुछ दिनों में वो अच्छा हो गया। तेली के मरने पर वो उसकी संपत्ति का अधिकारी बना और तंगा तेली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय से वो प्रायः राजा भोज की निंदा किया करता और उसके प्रत्येक कार्य का विरोध करता। उसकी ये प्रवृत्ति देखकर लोगों ने कहना प्रारंभ किया कि कहां राजा भोज कहां गंगा तेली अथवा कहां ठूठा तेली। श्रोता मित्रों, हर एक की अपनी एक गति होती है और सभी को समेटकर जिंदगी की एक और गति होती है। हम कहते हैं जिंदगी के रौ में बहते चले जा रहे हैं, लेकिन इस गमे दौरा के दौर में दरवाजे पर यदि किसी मेहमान की दस्तक पड़ती है तो आइए सुनते हैं 7 सितंबर 1961 को विविध भारती से प्रसारित यह हास्य व्यंग्य वार्ता, लेखक क्षेमेंद्र गुलेरी, स्वर ब्रजेंद्र मोहन का। ये है बेवक्त के मेहमान। ये आकाशवाणी जालंधर केंद्र की भेंट। मेरे प्यारे देश की बातें निराली हैं। समय के बारे में जितनी उदासीनता यहाँ के लोगों में पाई जाती है अन्यत्र ढूंढे नहीं मिलती। बहुधा देखा गया है कि आपने मीटिंग का समय पूरे 5 बजे रखा है तो जनता 5:15 बजे आनी शुरू होती है और 5:30 बजे तक प्रधान जी का ही पता नहीं। टेलीफोन करने पर मालूम हुआ कि अभी चाय पी रहे हैं, बस चले ही आ रहे हैं। अर्थात ना स्वयं प्रधान जी को अपने समय की चिंता है, ना लोगों को वक्त की। मुख्य उद्देश्य तो ये है ना कि प्रोग्राम पूरा करना है, चाहे वो 5 को प्रारंभ हो या 5:45 बजे। इस प्रकार निर्धारित समय से 1 घंटे आगे तक का मार्जिन निकाल लेना तो साधारण सी बात है। इसी तरह भोजन करने के बारे में एक अंग्रेज यात्री का संस्मरण याद होया है। विभाजन से पहले इस अंग्रेज को मद्रास से पेशावर तक गाड़ी में यात्रा करनी पड़ी। यात्रा के अनुभव लिखते हुए उसने बताया कि भारतवासी दिन रात खाते रहते हैं। अजी दिन को छोड़िए, रात्रि को भी चाहे 10 बजे हो या 12, 1:30 हो या 3:30, रेलगाड़ी जहां भी खड़ी हुई खौंचे वाले चीख रहे होंगे, गरमा गरम पूड़ी, मसालेदार पापड़, गरम चाय, पान, बीड़ी, सिगरेट, दही, पकौड़ी। इधर मेहमान किस्म के जो जीव हैं उनका संसार भी अपना ही होता है, क्योंकि पुरानी संस्कृति के अनुसार गेस्ट या मेहमान को अतिथि कहा जाता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि ऐसा व्यक्ति जिसके आने की तिथि ही ना हो। और जब आपको तारीख ही मालूम नहीं तब मेहमान पर वक्त की पाबंदी भी किसी तरह नहीं लगाई जा सकती। और मेहमान भी जानता है कि उसे वक्त या बेवक्त पहुंचने का सर्टिफिकेट शास्त्रानुसार मिला हुआ है। पुराने समयों में अतिथियों के पौ 12 थे, क्योंकि उनमें 33 करोड़ देवताओं का निवास समझा जाता है। अब आप ही सोचिए कि यहाँ एक देवता को नाराज करने का साहस नहीं होता, फिर एक साथ 33 करोड़ को अप्रसन्न करने की कल्पना से ही दिल कांप उठता है। इसके साथ ही नीतिकारों ने अतिथि को यह भी वरदान दे डाला कि यदि वो किसी घर से निराश होकर लौटेगा तो वो उस गृहस्थ के सभी पुण्य छीन कर अपने पापों की गठड़ी बेचारे घर वाले के मत्थे मढ़ देगा। परंतु समय के उलट फेर देखिए कि अतिथि की भावना तो समाप्त हो गई, अब तो उन्हें मेहमान या गेस्ट के रूप में देखा जाता है। यूं तो गांव में यह कहावत प्रसिद्ध है कि पाहुने और डंगर अर्थात पशु में कोई अंतर नहीं, जो सामने डाल देंगे चुपचाप खा लेगा, मुंह से कुछ नहीं बोलेगा।
परंतु अतिथि प्रकार के मेहमान और ही तरह के प्रमाणित हुए। एक बार हमारे गांव से आए हुए एक पति पत्नी का जोड़ा मेहमान बनकर ठहरा। आते ही चाय पीने की जल्दी मचाई। चाय पान करने के बाद चंडीगढ़ भ्रमण की इच्छा से जो निकले हैं साहब, तो रात के 8 बज गए, फिर 9 भी बज गए और बाद में बजे 10:30। हमने सोचा कि नए नए आए हैं, कहीं क्वार्टर फाटर भूल गए होंगे, इसलिए अपने पुत्र को साइकिल लेकर इधर उधर दौड़ाते रहे। मगर ईश्वर की कृपा से 10:30 बजे तक वो पहुंच ही गए। आते ही क्षमा याचना करते हुए बोले, अरे भाई माफ करना भाई, बहुत देर हो गई। घूमने जो निकले ना तो विचार उठा कि तुम्हारी भाभी को अर्थात अपनी पत्नी को सिनेमा ही दिखा दें। भाई गांव में कहाँ मौका मिलता है। और हमें शिष्टाचार के नाते कहना पड़ा, कोई बात नहीं है, ऐसा तो हो ही जाता है। जब भोजन के लिए कहा गया तो हंसकर बोले, अरे ना, रोटी का कष्ट बिल्कुल ना उठाइएगा, भूख बहुत जोरों की थी, उधर विलंब बहुत हो गया था। हमने सोचा आप लोग खा पी चुके होंगे, इसलिए मार्ग में ही भोजन कर लिया। बात भी ठीक है, अब इतनी रात गए भाभी जी को अर्थात हमारी श्रीमती जी को तंग क्यों किया जाए। तो देखा अपने अतिथि सत्कार पर तो पानी फिरा ही। खाने के लिए जो कुछ तैयार किया गया था वो भी बेकार चला गया। फिर हमारे क्लेश का ध्यान भी किस खूबी से रख लिया। आज के मेहमान से तो ये आशा की जाती है कि आने से पहले अपने पहुंचने की तिथि और समय की सूचना दे। यदि वो सभ्यता में अधिक पगा हुआ हो तो आपके पास ठहरने के दिनों की संख्या भी बता दे। यदि आप सज्जन या दूसरे शब्दों में जेंटलमैन हैं तो ऐसे मेहमान से आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये ठीक है कि आज के ज़माने में समस्याएं अधिक हैं और उनका हल मिलने का ठिकाना भी कोई नहीं, जैसे कि मकान की तंगी, आप नौकरी पेशा हैं तो 15 तारीख के बाद पैसों की तंगी, नाक रखने की तंगी आदि। फिर भी एक सभ्य पुरुष की तरह आप ऐसे मित्र का स्वागत करते हुए तनिक भी संकोच प्रकट नहीं करेंगे। परंतु कठिनाई उस समय उत्पन्न होती है जबकि आज के मेहमान प्राचीन काल के अतिथि बनकर जा धमकें और आपसे आशा रखें कि देवताओं की भीड़ को संजोकर साथ लेने वाले अतिथि महोदय हर प्रकार की सेवा के अधिकारी हैं। हमारे साथ भी इसी से मिलती जुलती घटना बीत चुकी है साहब, उसे भी सुन लीजिए, शायद आपके मन में थोड़ी सी सहानुभूति उत्पन्न हो जाए। महीना था जनवरी का और कड़ाके की सर्दी। रात के 11 बजने वाले थे। हम बिस्तर में लेटे हुए शरीर को गर्म कर चुके थे और श्रीमती जी ने भी कामकाज से छुट्टी पाकर चारपाई का आसरा लिया ही था कि द्वार पर अच्छे खासे जोर से थपथपाहट हुई। हमने चौंक कर प्रश्न किया, कौन? हम हैं, बाहर से निश्चयात्मक स्वर से उत्तर मिला। फिर हमारा नाम लेकर पूछा, क्या शर्मा जी घर पर ही हैं? इस प्रश्न पर मन ही मन थोड़ी सी कुढ़न उत्पन्न हुई कि ऐसे मौसम में और इतनी रात बीते ये आशा की जा रही है कि हम अभी भी कहीं बाहर घूम रहे होंगे। खैर द्वार तो खोलना ही था। एक अधेड़ से दिखाई देने वाले महाशय तुरंत ही भीतर आ घुसे और बाहर अंधकार की ओर दृष्टि डालते हुए बोले, अरे भाई भीतर चली आओ, अपना ही घर है। फिर मेरी ओर ताकते हुए मुस्कुराकर कहने लगे, पहचाना नहीं शायद। हमने आश्चर्य प्रकट करते हुए उत्तर दिया, पहचानने का प्रयत्न तो कर रहा हूं। अरे भाई इतनी जल्दी भूल गए अपने चाचा को? जब तुम छोटे से थे तो मेरी गोद में उतरते तक नहीं थे। फिर आधा मिनट ठहर कर बोले, हम ठीक ही है, इस बात को 35 साल से भी अधिक हो गए। उन दिनों तो तुम बहुत ही छोटे थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ मैं समझा दूंगा। इतने में आई हुई देवी जी ने अर्थात हमारी कथित चाची जी ने ट्रंक अंदर कर लिया और श्रीमती जी का प्रणाम स्वीकार करके उन्हीं के बिस्तर पर जम गईं। हमारे चाचा हमारी चारपाई पर थे। आत्मीयता का परिचय देते हुए उन्होंने रजाई का किनारा थोड़ा सा खींचकर हमें बैठने की आज्ञा दी। अपना परिचय देने में इन्होंने पूरा 1 घंटा लगाया। इस प्रकार ज्ञात हुआ कि आप हमारे गांव के एक मित्र के संबंधी थे, तीर्थ यात्रा कर चुके थे और प्रोग्राम के अनुसार अब आधुनिक तीर्थ चंडीगढ़ देखने की लालसा इन्हें यहां तक खींच लाई थी।
हमारे मित्र से पता पूछ ही लिया था, इसलिए हमें कृतार्थ करने के लिए पधारे थे। रात्रि के 12 बज चुके थे, फिर भी पहले चाय पिलाने का प्रबंध किया। हमें भी साथ देने के लिए विवश किया गया। बातें खूब बना बना कर रहे थे। पूछने लगे, अरे भाई, वो किशोरी को तो जानते ही होंगे जो तुम्हारे गांव का निवासी है। जी हाँ, वो मेरा मित्र है। हम दोनों साथ ही पढ़े हैं और एक साथ ही खेल कूद में दिन भी बिताए हैं। बस वही तो, किशोरी मेरी बहन का लड़का है। बहुत दिनों से घूमने फिरने की इच्छा थी। बाहर तो हम कम ही निकले थे। हमारा इरादा देखकर तुम्हारी चाची भी कहने लगी, मुझे भी अपने संग ले चलो। इस ढलती में तीर्थों में स्नान करने के लालच को मैं नहीं मना कर सका, और फिर इसी तरह से इन्होंने परलोक भी सुधार लिया। मैंने किशोरी से बात की कि भैया, और तो सब ठीक है, परंतु चंडीगढ़ एकदम नया शहर है, वहां ना किसी से जान है ना पहचान। तो बस भाई उसने तुम्हारा नाम बता दिया। दिल बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर तार का सिगरेट सुलगाकर चाचा जी कहने लगे, अरे भाई, हमारी तुम्हारे पिता से बहुत गहरी छनती थी। वो जब भी गांव आते तो मुझे जरूर बुला लिया करते थे। आजकल ऐसे प्रेमी जीव कहाँ मिलते हैं। और इतना कहकर उन्होंने आंखों में जल भर लिया। सवेरे हमने दफ्तर पहुंचना था। इधर रात्रि आधी से अधिक बीत चुकी थी, परंतु ना तो उनकी बातें ही समाप्त हो रही थीं और ना ही फरमाइशें। भोजन के बारे में उनका सुझाव था कि जल्दी से परांठे बना लिए जाएं और आलूओं की सूखी भाजी। हमारी उकताहट को दूर करने के निमित्त ऊँघती हुई पत्नी से बोले, अरे भाई, देखती क्या हो, अपनी बहू को हरिद्वार का थोड़ा सा प्रसाद और गंगा जल और दे दो ना। खैर, किस्सा यूं खत्म होता है कि रात के 3 बजे तक न तो वह स्वयं सो पाए और ना किसी और को सोने दिया। हम कभी कभी सोचा करते हैं कि मेहमान बनकर बेवक्त आने वाले इस प्रकार के व्यक्ति दूसरों के कष्टों को अनुभव करने की कल्पना ही कर लिया करें तो बहुत है। श्रोता मित्रों, अब आखिर में आखिरी अदालत का मुकदमा। लेखक विजय देव नारायण शाही, स्वर बृजेंद्र मोहन का। ये इलाहाबाद केंद्र की भेंट। विविध भारती से इसका प्रसारण हुआ 12 अगस्त 1960 को। बहुत दिन पहले जब मैं बूढ़ा था तब की बात है। जिस शहर में मैं रहता था उसी शहर में मेरे मकान से दूर एक दूसरी गली में एक शख्स का मकान था। वो बहुत जल्लाद था। उसका मकान बहुत बड़ा था। उसके दरवाजे पर दरबान बैठता था। दरबान बहुत बदमाश था, गाली बकता था। उस शख्स से मैंने इश्क किया। ऐसा मुझको नहीं करना चाहिए था ना, लेकिन फिर भी मैंने किया। मेरी देखा देखी और लोगों ने भी उससे इश्क किया। उन लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए थे ना, लेकिन उन लोगों ने भी ऐसा ही किया। इससे मेरी और दूसरे लोगों की दुश्मनी हो गई। वे लोग उस जल्लाद से मिल गए। मैंने कई बार उस जल्लाद के घर में जबरदस्ती घुस जाने की कोशिश की, मगर मैं उसके मकान में घुस नहीं पाया। दरबान ने रोक दिया। इस पर बड़ी गाली गलौज हुई, मगर देखिए, मैंने गाली नहीं दी, गाली दरबान ने ही दी। मैं सिर्फ संजीदा हो गया, क्योंकि मैं शरीफ आदमी था, दरबान ही बदमाश था। लेकिन मैं वहां से हटा नहीं। इस पर बड़ी मारपीट हुई, लेकिन मैंने नहीं मारा, दरबान ने ही मारा। मैं संजीदा का संजीदा रह गया। इस पर बड़ी धक्का मुक्की हुई, लेकिन धक्का देखिए मैंने नहीं दिया, धक्का दरबान ने ही दिया। उसने धक्के देकर मुझे गली से बाहर निकालने की कोशिश की। इसमें वो सफल भी हुआ, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब था, दरबान स्वस्थ था। मैं घर चला आया। मेरे घर में एक चारपाई थी, मैं उस पर लेट गया। उस जल्लाद और मेरे दुश्मनों ने मुझे मार डालने के लिए बहुत से जाल रचे, लेकिन मैं बचता गया। एक बार उसने मेरे पास खबर भिजवाई कि मुझसे मिलने आएगा। इस पर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं बहुत बीमार था। मारे खुशी के मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। तब मुझे बड़ा डर लगा, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने एक चालाकी की। मैंने उसके वादे का एतबार ही नहीं किया। इससे खुशी में कमी हो गई। मेरी जान बच गई और दुश्मनों की एक नहीं चली। तब मैंने सोचा कि अब क्या करूं।
मैंने धीरज नहीं खोया और चारपाई पर लेटे लेटे उस जल्लाद का इंतजार करने लगा, लेकिन वो नहीं आया। इसमें बहुत दिन लग गए। आखिरकार मैं मर गया। मरने के बाद मेरा जनाजा निकला। इस पर मेरी बड़ी बदनामी हुई। मुझे इस बदनामी पर बड़ा अफसोस हुआ। मैंने सोचा कि इससे तो अच्छा था कि नदी में डूब गया होता, तब ना जनाजा निकलता ना बदनामी होती। बड़ी गलती हुई साहब, लेकिन अब क्या हो सकता था? अब तो मैं मर ही चुका था। इस गलती का मुझे जिंदगी भर अफसोस रहा। फिर मेरी कब्र बनी, उसमें मैं लिटा दिया गया। कब्र में लेटे लेटे मैंने शेर कहना शुरू कर दिया। इससे मेरी बड़ी प्रसिद्धि हुई। मेरे मरने की खबर उस जल्लाद ने सुनी तो वो दौड़ा दौड़ा मेरी कब्र पर आया और बहुत अफसोस जाहिर करने लगा। कहने लगा, आपके मरने की खबर सुनकर बहुत गम हुआ भाई। आप बहुत अच्छे आदमी थे। ईश्वर आपकी मृत आत्मा को शांति प्रदान करे। मैंने कहा, भाई अपने घर जाओ, अब पछताने से क्या होता है भला। इस पर वो शख्स जिद करने लगा, नहीं नहीं मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। लेकिन मैंने चालाकी की। मैं जानता था कि ये शख्स मेरी जान लेने पर तुला हुआ है और इसका अफसोस करना सिर्फ अखबार में छपवाने का दिखावा है। अगर मैं इसके साथ गया तो ये मुझे जीता नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैंने कब्र में लेटे ही लेटे कहा, अब मैं जिंदगी भर तुम्हारे यहाँ नहीं जाऊंगा, समझे। और मैं नहीं गया, मेरी जान बच गई। लेकिन साहब उसने जिद नहीं छोड़ी। वो अक्सर मेरी कब्र पर आता रहा, आंसू बहाता रहा और कहता रहा कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। आखिरकार मैं एक दिन उसके साथ उसके घर चला गया। हुआ वही जो होना था। वहां उसने मेरी हत्या कर दी। अरे साहब बड़ा दर्द हुआ। इस पर मुझे बहुत गुस्सा भी आया। मैंने कहा कि जीता रहा तो मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। वहां मेरे दुश्मन पहले से ही मौजूद थे। वे लोग मेरी बात सुनकर हंसने लगे। मौका पाकर मैं बाहर निकल गया। बाहर आकर मैंने उस जल्लाद पर अपनी हत्या का मुकदमा चला दिया। अभी वो मुकदमा अपील की अदालत में चल रहा था, लेकिन वो शख्स पहले की कई अदालतों से छूट चुका है। लोग कहते हैं कब्र से आए हुए आदमी की हत्या करना जुर्म नहीं है। मुझको कब्र से नहीं आना चाहिए था, है ना। कानून मैंने ही तोड़ा है, फांसी मेरी ही होनी चाहिए। लेकिन साहब मैं छोड़ूंगा नहीं। आखिरी अपील की अदालत तक लड़ूंगा मैं। ये भी कोई बात हुई? बदतमीजी की हद होती है साहब। अरे ये सब गप नहीं है, बिल्कुल सच है, सच। मैंने पूरा हाल लिखकर किताब में छपवा दिया है। किताब शेर में है, शेर में। मेरा नाम मिर्जा गालिब है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। पहले मैं बड़े काम का आदमी था, बाद में धीरे धीरे निकम्मा हो गया। ऐसा मुझको इश्क ने किया, इश्क ने। आज हमने आपको 4 हास्य वार्ताएं सुनवाई। महाशय मूड, लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर व्यास। रोचक लोकोक्तियां, लेखक कृष्णानंद गुप्ता। बेवक्त के मेहमान, लेखक क्षेमेंद्र गुलेरी। और आखिरी अदालत का मुकदमा, लेखक विजय देव नारायण शाही। ये कार्यक्रम विविध भारती को आकाशवाणी इंदौर, जालंधर, इलाहाबाद केंद्र से तथा प्रोग्राम एक्सचेंज यूनिट से प्राप्त हुए थे और प्रसारित हुए थे वर्ष 1960 और 61 में। श्रोता मित्रों, आज यहीं रुकते हैं इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे अगले शनिवार इसी कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति में। विविध भारती के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में इन दिनों आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। ये थी 5वीं कड़ी। प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। श्रोता मित्रों नमस्कार। आप सुन रहे हैं विविध भारती। विविध भारती न केवल एक नाम, न केवल एक पहचान, ये तो मनोरंजन का है सामान। और केवल मनोरंजन ही नहीं, हल्के फुल्के अंदाज में कई विषयों को विविध भारती ने बना दिया आसान। सुनने वाले हर तरह के श्रोता का रख के ध्यान। अपने सफर में
साल दर साल विविध भारती ने कदम आगे बढ़ाया है। तभी तो 49 वर्ष पूरे हुए और अब 50वें वर्ष में पदार्पण किया है, अर्थात स्वर्ण जयंती वर्ष में। और अब हम चलते हैं समय की गलियारों से फिर पीछे की ओर और याद दर याद एक एक कार्यक्रम को ताजा कर लेते हैं वर्तमान में लाकर। आज सुनते हैं कुछ गप्पें। ये इलाहाबाद केंद्र की भेंट रही और विविध भारती से प्रसारित हुई वर्ष 1960 में। शीर्षक है डॉक्टर गपोली राम, लेखक जीपी श्रीवास्तव। एक वैज्ञानिक गोष्ठी में डॉक्टर गपोली राम ने बड़ी ऐंठ से कहा, अजी चंद्रलोक यात्रा की युक्ति तो मेरे ही सुझाने से रूस के वैज्ञानिकों को सूझी, और जब से इस यात्रा के मार्ग में स्टेशन बन गए हैं तब से तो चंद्रलोक का आना जाना बाएं हाथ का खेल हो गया है। सभी एक जबान में चौंक कर बोले, क्या क्या स्टेशन? हाँ, स्टेशन एक नहीं पूरे 75 बन गए हैं, एक 1000 मील की दूरी पर। अभी कई सौ और बनेंगे और पहला स्टेशन मेरे नाम से बना है। अरे भाई, क्योंकि उसकी युक्ति मैंने ही तो बताई थी ना, और इसी पर मुझे वहां डॉक्टरेट की डिग्री भी मिली। कोई बोल उठा, जरा डॉक्टर साहब शून्य में स्टेशन बनाने वाली युक्ति पर भी रोशनी डालिए ताकि अकल इस बात को निगल तो सके। डॉक्टर साहब हंसकर बोले, अरे भाई, लायका जब चंद्रलोक को भेजी गई थी ना, मगर ना वहां पहुंची और ना लौट कर आई, तभी मुझे ये युक्ति सूझ गई कि आकर्षण शक्ति की हद के बाहर कोई चीज कहां तक पहुंचाई जाए वो वहीं अटक कर रह जाएगी। इस नियम को जैसे ही मैंने बताया वैसे ही वहां के वैज्ञानिक ले उड़े। अब फिर क्या था, उन्होंने एल्यूमीनियम की चादरों का 1 वर्ग मील का धरातल बनाकर उसी की चादरों से स्टेशन, प्लेटफॉर्म, मकानात, बाजार, सिनेमा घर, हवा पैदा करने वाले गुब्बारे सभी कुछ तो बना डाले, और फिर उन चादरों को खोलकर रॉकेट द्वारा एक निश्चित दूरी पर भेजा और यहीं से रेडियो द्वारा नक्शे के अनुसार सबको अपनी अपनी जगह पर फिट कर दिया है। बस स्टेशन ही नहीं, पूरा शहर का शहर बस गया। आखिर चांद सितारे भी तो सब शून्य ही में अटके हुए हैं। सेठ जी ने वाह की वो धूम मचाई कि आसमान तक गूंज उठा। डॉक्टर साहब गर्व से और फूल गए, लगे कहने, अरे अभी तो वैज्ञानिक ही चंद्रलोक को आते जाते हैं, मगर मुझे डर है कि जहां चंद्रलोक की यात्रा सबके लिए चालू कर दी जाएगी वहां ये संसार ही उजड़ जाएगा, सब वहीं जाकर बस जाएंगे। हर तरफ से आवाज आई, क्यों 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 भला? अजी क्योंकि अब पता चला है कि वो परियों का लोक है और 6 परियां हमारे रॉकेट पर जबरदस्ती चढ़कर इस संसार में भी आ चुकी हैं। अब सेठ जी के मुंह में पानी भर आया, बेताब होकर बोले, क्या कही है परियां? वाह 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 वाह। अरे डॉक्टर साहब, कम से कम एक तो यहाँ भिजवा दो, घर की शोभा और टिकट लगाकर लाखों की आमदनी अलग है। क्या कही है? डॉक्टर साहब ने कहा, तभी तो उनके पहुंचते ही एक लूट सी मच गई। अरे 2 तो जर्मनी की एक फिल्म कंपनी ले गई और रूस ही में रोक ली गई, और 2 को हॉलीवुड वाले उड़ा ले गए हैं और 1 दर्जन का ऑर्डर और दे गए हैं। इतने में ठठोली राम ने लपक कर डॉक्टर साहब का पैर पकड़ लिया और कहा, तब तो डॉक्टर साहब आप मेरे अन्नदाता हैं, क्योंकि उन्हीं परियों की बदौलत मेरी जीविका चलती है। अब डॉक्टर साहब चुप। ठठोली राम फिर बोले, उन परियों की हिंदी भाषा की रुचि देखकर जर्मनी ने एक ऐसे रेडियो का आविष्कार किया है जिसमें हर भाषा के समाचार और गाने आपसे आप अनुवाद होकर हिंदी में सुनाई पड़ते हैं। कहिए तो एक वैसा रेडियो आपके लिए वहां से लेता आऊं। डॉक्टर साहब ने किटकिटाकर कहा, अरे रूस में उससे भी बढ़कर रेडियो का आविष्कार हुआ है, जो समाचार और चित्र भेजने की कौन कहे, समूचा आदमी भी पलक मारते ही जहां चाहो वहां भेज दिया जाता है। बस ट्रांसमीटर के सामने खड़े हो जाइए, आपके शरीर के एटम यानी जर्रे पृथक होकर ईथर में मिल जाते हैं और निश्चित स्थान पर पहुंचकर ये जर्रे मिलकर फिर आपका रूप धारण कर लेते हैं।
सेठ जी फिर चहके, आई क्या कही? अरे डॉक्टर साहब, उसी रेडियो से मुझे भी चंद्रलोक भिजवाइए ना, ताकि मैं खुद ही चुन चुन कर वहां से परियां ले आऊं। हैं क्या कही? ठठोली राम ने कहा, खबरदार, ऐसी गलती ना कीजिएगा, इसमें बड़ा खतरा है। जर्मनी के चौधरी हर व्लादिवास्तक, उसी रेडियो से मैं अपने गधे के चंद्रलोक गए थे, मगर रास्ते में उन दोनों के जर्रों में कुछ ऐसी गड़बड़ चौथ हो गई कि वहां पहुंचकर व्लादिवास्तक के शरीर पर गधे का सर और दुम लग गई, और गधे के शरीर पर व्लादिवास्तक का सर, और अब तक दोनों वैसे के वैसे ही हैं। अरे मैं कहता हूं, तभी तो ये छहों परियां असल में उनका जोड़ा ले जाने के लिए संसार में आई हैं। इस गप का शीर्षक है उड़ने उड़ाने की बात, और लेखक मोहन राकेश। बंधुओं, किस्सा हमारा और हमारे एक मित्र का है, और बात उड़ने उड़ाने की है। यूं उड़ने उड़ाने का शौक तो हमें बचपन से ही है। कभी हम पतंग उड़ाते थे, उसके बाद कबूतर उड़ाया करते थे, मगर इस बार हम खुद ही उड़े, और क्योंकि हम उड़े इसलिए हमारे वे मित्र भी उड़े। अब आप पूछेंगे कि हम लोग उड़े किस तरह? हम लोग उसी तरह उड़े जैसे कि साहित्यिक लोगों को उड़ना चाहिए। मतलब ये कि हमने अपना अपना बैलून बनाया, दुनिया को हेच समझा और आसमान में कूद पड़े। अब जिन्हें उड़ने उड़ाने का जरा भी तजुर्बा है, वो जानते हैं कि आसमान में कूद जाना जितना आसान है, लौटकर जमीन पर आना उतना आसान नहीं है। मगर हमने इस समस्या का बहुत आसान हल निकाल लिया। तय किया कि जब एक आदमी उड़े तो दूसरा नीचे से उसका डोरा थामे रहे, और वक्त आने पर उसे नीचे उतार ले। तो खैर साहब, ये सब हो जाने पर पहले हमने ऊपर का रुख किया। पहले आसमान में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि चारों तरफ चीलें ही चीलें हैं। एक तो वो चीलें हमें चौंच मारने लगी, और नीचे से हमारे मित्र डोरा झटकने लगे कि बताओ भैया क्या हाल है। खैर, उस परेशानी में दूसरे आसमान में पहुंचे। वहां साहब क्या बताएं, बस आंधियां ही आंधियां, काली पीली लाल आंधी। हमारी आंखों का कबाड़ा हो गया साहब। और नीचे से मित्र डोरा झटके चले जा रहे थे। बताओ भाई क्या देख रहे हो? अजी हमें कुछ सूझता तो हम बताते। खैर, तो उसी हाल में हम तीसरे आसमान में जा पहुंचे। वहां पहुंचे तो चारों तरफ से बर्फानी बादलों ने और बिजलियों ने हमें घेर लिया, और हालांकि हम सिर मुड़ाकर नहीं गए थे, फिर भी सिर पर ओले ही ओले पड़ने लगे। अभी हम संभलने की कोशिश ही कर रहे थे कि जाने ओलों की मार से या हमारे मित्र के डोरा झटकने से हमारा बैलून फट गया और हम सर के बल जमीन पर आ गए। हमारे मित्र ने पूछा, कहो भाई ऊपर कैसा लगता है? अरे भैया बहुत अच्छा लगता है, हमने कहा, और ये सोचकर कि जरा वे भी ऊपर का मजा चख लें, हमने उनका बैलून डोरे से बांध उन्हें ऊपर छोड़ दिया। मगर साहब वो भाई उड़े तो उड़ते ही चले गए, उड़ते ही चले गए हैं। न चीलों के आसमान में रुके, न आंधियों के, न बर्फ के, और उड़ते ही गए। भाई वाह है। और जब रुके हैं साहब तो हमने नीचे से झटककर पूछा, कहो भाई किस आसमान में हो? वहां से आवाज आई, मैं चांद के आसमान में हूं, चारों तरफ चांदी ही चांदी बिखरी हुई है, मैं चांदी बटोर रहा हूं। अरे भैया चांदी या चांदनी? चांदी, उधर से जवाब आया, और हमने जल्दी से डोरा आगे छोड़ दिया कि हमने तो ओलों की मार खाई है और ये भाई चांदी बटोरेंगे। वाह! डोरा ढीला छोड़ते ही वो अगले आसमान में पहुंच गए। अरे भैया अब कहां हो? अब मैं सूरज के आसमान में हूं, यहां चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ है, अभी डोरा ढीला मत छोड़ना। मगर साहब हमने फौरन ही डोरा ढीला छोड़ दिया और थोड़ी देर बाद पूछा, अब कहां हो भाई? अब मैं नीलम और परियों के आसमान में हूं, नीलम मेरी तरफ आंखें झपका रहा है और परियां मुझे इशारों से बुला रही हैं, तुम थोड़ी देर हाथ रोके रहना भैया। मगर हमने साहब डोरा फिर ढीला छोड़ दिया। अब कहां हो? अब मैं 7वें आसमान में हूं। हैं? वहां क्या है भाई?
यहाँ बस अंधेरा ही अंधेरा है, ऊपर भी अंधेरा, नीचे भी अंधेरा, आगे भी अंधेरा, पीछे भी अंधेरा, खींचो। क्या भाई, हमने पूछा। अरे जल्दी से खींचो। मगर साहब अब क्या बताऊं, जैसे ही उन्होंने कहा जल्दी से खींचो, वैसे हम एकदम से घबरा गए और हमारे हाथ के पास से डोरा ही टूट गया। अब हमें भी मालूम नहीं कि वे किस आसमान में हैं। हम आज तक उनके नीचे उतरने की राह देख रहे हैं। आज हमें बहुत आशा है कि शायद वे यहीं कहीं टपक पड़े, क्योंकि बेचारों को इन गोष्ठियों का बहुत शौक था। गप का शीर्षक है अपनी गप। लेखक केशव चंद्र वर्मा। ये जो आपको सुनाने जा रहा हूं, ये गप नहीं है। ये तो कुछ एक सच्ची घटना है जो अभी 10 दिन हुए इसी शहर में चर्चा का विषय थी। वैसे ये घटनाएं आपस में इतनी मिलती हैं कि उससे एक पूरी घटना भी निकल सकती है। अखबारों ने तो ये छोटी सी बात कई साल में बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में छापी थी। आपकी सहूलियत के लिए मैंने सब इकट्ठा कर लिया है। वैसे इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अखबार में छपी खबरों पर आप हंसने के आदी हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। बात यह हुई कि एक दीमक था। वो ठेके पर काम करता था। बहुत दिनों तक उसे एक कुर्सी चाटने का ठेका मिला हुआ था। ठेका देने वालों के अलावा ये कोई नहीं जानता था कि उस कुर्सी को मिट्टी करने का पेच क्या है। कुर्सी की लकड़ी कुछ इतनी वाहियात साबित हुई थी कि दीमक के कुछ दांत गिर गए, कुछ गोठिल हो गए, कुछ जड़ से ही हिलने लगे। अब नतीजा यह हुआ कि ठेका देने वालों ने जब देखा कि दीमक उस कुर्सी को ठीक से नहीं खा पा रहा है, तो उन्होंने उस दीमक का ठेका रद्द कर दिया और एक नए भूखे दीमक को खोजने लगे। पहली घटना हो गई साहब। कुर्सी से निकलकर यह दीमक बड़ा परेशान हुआ। उसके सामने जीवन और मरण की समस्या से भी बढ़कर इज्जत का सवाल था। आखिरकार उसने नकली दांत बनवाने की ठानी और वो दांत के डॉक्टर के यहां पहुंचा। उससे दीमक ने कहा, ए डॉक्टर, देख मेरे दांत गोठिल हो गए, कुछ गिर गए, कुछ निकल चले। अब बता मेरी रोटी पानी का क्या होगा? मेरी बिरादरी में लोग क्या कहेंगे? अपनी करुण कथा कहते कहते उसे अपनी अध खाई कुर्सी का ध्यान आया और उसकी आंखों से उसका भविष्य आंसू बनकर निकलने लगा। इस तरह के निराश दीमकों के डॉक्टर ने कहा, ठहरो निर्दंत दीमक, घबराने का क्या काम है, जरा हिम्मत और धीरज से काम ले। कहा भी गया है कि अपने हथियार गिर जाने पर जो हिम्मत से काम नहीं लेते उन्हें पब्लिक उखाड़ देती है। फिर उसने उस कमरे में लगी तमाम दीमकी नेताओं की तस्वीरें और फोटो दिखाकर कहा, इन्हें देखता है कि नहीं? इन सब के नकली दांत लगाकर मैंने इन्हें इस लायक कर दिया है कि चाहे जो पचा ले, इनको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तू धीरज धरे तो मैं तेरे सारे दांत उखाड़कर ऐसी बत्ती सी लगाऊंगा कि कुर्सी क्या, तू चाहे तो पूरा तख्त ताऊस खा जाए। दीमक के बुझे हुए दिल पर एक नई उमंग लहराने लगी। वो अपने पोपले मुंह से फिल्मी गाने की धुन पर एक कविता सीटी बजाकर निकालने लगा, जो बचपन में वो किसी किताब से खा चुका था। अब होने को तो दूसरी घटना भी हो गई। एकाएक दीमक के डॉक्टर ने उसका मुंह एक सणसी लगाकर खोल दिया। उसके मुंह में एक मोटी रोएदार तौलिया भर दी और फिर मुंह के भीतर दूसरी सणसी घुसेड़ कर पूछा, क्यों रे निर्दंत दीमक, तेरे पिता का क्या हाल है? दीमक की फिल्मी गाने वाली कविता तो बंद हो गई थी और वो गौं 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 करने लगा था। उसके शब्द तौलिए में फंस फंस कर रह जाते थे। डॉक्टर ने कहा, ठीक है ठीक है ठीक है, तू अपनी बातें करता रह, हिम्मत से काम ले भैया, अभी तौलिया झाड़ दूंगा तो सारी बातें उसमें से निकल आएंगी हैं। तीसरी घटना सिर्फ इतनी सी ही थी। दीमक गौं 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 करता रहा और डॉक्टर ने कहा, तेरे बाप का मैंने वो फौलादी दांत बना दिया कि अपनी जवानी ढलते ढलते वो तो एक पूरी कुर्सी और एक मेज खा गया था, और तुम ऐसे निकले कि एक छोटी सी कुर्सी खाते खाते दांत ही गोठिल हो गए। दीमक ने गौं 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 करके धन्यवाद दिया। पुराने दांतों को निकलवा कर उसने नए दांतों का सेट लगवा लिया और फिर कुर्सी की तरफ सरपट दौड़ा। एक घटना तो इतनी सी ही थी। ठेका देने वालों ने उसका मुंह फिर ठोंक बजा कर देखा। उसका मुंह जब ठोंका भी जा सकता था और बजाया भी जा सकता था।
पुरानी कुर्सी खाली नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे एक अजायब घर में पांडुलिपियों पर काम करने के लिए लगा दिया। ये आखिरी घटना थी, पर इससे पहले की एक बात बताना बाकी है। आप पूरी बात सुनकर कह सकते हैं कि हो न हो ये गप्प है। आप कह सकते हैं, पर मैं ये कैसे कहूं साहब? दांतों का नया सेट तो मैंने ही उस दीमक के मुंह में लगाया था। अभी हमने कुछ गप्पे सुनी। स्वर था ब्रजेंद्र मोहन का। और श्रोता मित्रों, अब हंसते मुस्कुराते चलिए यादों की रेखाओं पर चलते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं वर्ष 1963 में। ये है संगीत रूपक पन्नाधाय। लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता गणपत लाल डांगी। त्यागतो भामा शहरो बिसरायो की मजा, घर घर पातल राण है, घर घर पन्ना धाय। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र विक्रमाजीत राजकाज में सफल न हुए तो मेवाड़ी सेना में विद्रोह पैदा हो गया। बालक उदय सिंह को सिंहासन पर बैठाया गया। उदय सिंह बालक थे, इसलिए बनवीर ही राज का शासन चलाता था। राणा उदय सिंह को बाल्यावस्था में छोड़ माता पिता भी स्वर्ग सिधार गए। उदय सिंह का पालन पोषण सब कुछ पन्नाधाय के ही भरोसे था। पन्नाधाय अपने बेटे से भी अधिक उदय सिंह को प्यार करती थी। हूँ बलिहारी रानिया रंग रज पूतानी, नीरन लाई आखियां सुत मरणो जानी। वीरांगना पन्नाधाय बालक उदय सिंह के कानों में वह मंत्र फूंकती जिसे सुन बालक बड़ा होने पर अपना कर्तव्य नहीं भूलता। इला न देणी आपने हालरिया हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण लड़ाई। पर
सिखावे गोद में बालक सुतने बात रण मरियामा अंज से रण भाजा लज जा। सत्ता के मद ने बलवीर के हृदय को बदल दिया। वह स्वयं मेवाड़ाधिपति बनने के स्वप्न देखने लगा। एक दिन उसने विक्रमादित्य को अपनी तलवार की भेंट चढ़ाया। उसी तलवार से बालक उदय सिंह को समाप्त करने भी चल दिया। एक स्वामी भक्त ने पन्नाधाय को बनवीर के कुचक्र की सूचना दी। पन्नाधाय का रक्त खौलने लगा। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। उदय सिंह को मैंने अपना दूध पिलाकर बड़ा किया है। मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। मैं बनवीर की इरादों को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। क्या सोच रही हो पन्ना? तुमने इसे जन्म दिया है। 9 महीने तक इसे तुमने अपने पेट में रखा है। क्या धर्मपुत्र के आगे अपनी कोख से पैदा होने वाले को भूल जाओगी? मैं अपने बेटे की रक्षा पहले करूंगी। वो मेरे बुढ़ापे की लाठी है, मेरा सहारा है। उदय सिंह मेवाड़ का स्वामी बनने के बाद राजमत के लोभ में मुझे भूल भी सकता है, किंतु मेरा बेटा उससे विमुख नहीं होगा। सावधान पन्नाधाय। उदय सिंह के माता पिता ने तुम पर विश्वास किया था। देखना कहीं विश्वास को धोखा न देना। आज तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हारे कदम न डगमगाएं, मेवाड़ का दीपक न बुझने पाए। ये बूढ़ा आकाश जिसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं, तुम्हारे हृदय में उठ रहे तूफान को देख रहा है। इतिहास अपनी कलम हाथ में लिए सुनहरी अक्षरों में तुम्हारे त्याग और बलिदान को लिखने के लिए व्याकुल हो रहा है। पन्नाधाय, अपना कर्तव्य न भूलना। पन्नाधाय, अपना कर्तव्य न भूलना। अपना कर्तव्य न भूलना। अपना कर्तव्य न भूलना। कभी नहीं, मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगी। मेरे बेटे को उदय सिंह के पलंग पर सुला दो और मिठाई की टोकरी में उदय सिंह को यहां से सुरक्षित ले जाओ। एक बार तेरा चेहरा जी भर के देख रही थी। पन्ना, उदय सिंह कहां है? पलंग पर सो रहा है। क्षण भर की नींद सोने वाले उदय, सदा के लिए सो जाओ। पन्नाधाय ने उदय सिंह की जगह अपने बेटे को बनवीर की तलवार की भेंट चढ़ा दिया। एक चीख उठी और शांत हुआ पन्नाधाय का लाल। पन्ना के इस त्याग से चमक रहा है भाल। बेटे की लाश लिए पन्ना खुद नदी किनारे आई। बेटे का दे बलिदान हाथ से उसने चिता जलाई।
पन्नाधाय। जयपुर केंद्र पर बने इस संगीत रूपक में भाग लिया था नंदलाल शर्मा, ओमकार जी, हनुमंत सिंह देवड़ा, गणपतलाल डांगी और बंसीलाल ने। श्रोता मित्रों, आज यहीं रुकते हैं। स्वर्ण स्मृतियों का सिलसिला जारी रहेगा। अगली मुलाकात में कुछ और बातें, कुछ और कार्यक्रमों के साथ। बस करना होगा इंतजार कि कब आता है अगला शनिवार। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हुए नमस्कार। विविध भारती के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में इन दिनों आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। ये थी इसकी छठी कड़ी। प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत।